हेलो बच्चों, मैं राम आशीष गुप्ता, हिंदी प्रवक्ता, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद में शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हिंदी गद्य के विषय में पढ़ाएंगे। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले आप इसको लाइक करें। लाइक करने के बाद बेल आइकन को दबाएं तथा इसे सब्सक्राइब भी करें। अब आता है हिंदी गद्य, यानी गद्य क्या चीज़ है, चाहे गद्य किसे कहते हैं। प्रश्न ये उठता है तो उसका परिभाषा आपके सामने लिखा गया है। ताल, लय, छंद एवं तुकबंदी। क्या है? ताल है, लय है, छंद एवं तुकबंदी से मुक्त और विचार पूर्ण वाक्य को गद्य कहते हैं। बस यही जान लें, जिसमें ताल, लय, छंद एवं तुकबंदी न हो वही वाक्य क्या कहलाता है? गद्य। एक और बात आपको स्पष्ट करा दें, अगर ताल, लय, छंद एवं तुकबंदी से युक्त जो रचना हो उसे हम पद कहते हैं। इसका विपरीत हो जाता है, उसमें पद कहते हैं। अब मुक्त रहता है तो इसे गद्य कहते हैं। अब आगे आता है नामकरण। नामकरण में आप देख सकते हैं, पहले सिंधु था, सिंधु के बाद हिंद हुआ, हिंदू से हिंदवी, हिंदवी से हिंदी। पहले बता दें, फारस के खाड़ी में रहने वाले लोग अर्थात फारसी लोग, फारसी भाषा में यही जान लें कि स का प्रयोग नहीं है, स सांकेतिक वर्ण नहीं है, इसके लिए लोग ह का प्रयोग करते हैं। इसीलिए सिंधु को लोग हिंदू कहने लगे, सिंधु को लोग हिंदू कहने लगे। हिंदू कहते कहते बाद में हिंदवी हुआ और हिंदवी से ही हिंदी सामने आया, जो आज वर्तमान में आप लोग हिंदी गद्य के रूप में जानते भी हैं। अब आता है हिंदी इसके पहले किस रूप में थी? तो सबसे पहले आप देखेंगे, पहले इसका रूप था संस्कृत। संस्कृत से ये परिवर्तित होकर पाल बनी। पाल के बाद प्राकृत है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश है, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट है, अवहट्ट के बाद तब यहाँ बता दें प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी के बाद तब आधुनिक हिंदी है। पहले जब आर्य आए तो उनकी भाषा संस्कृत थी, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। बाद में संस्कृत से परिवर्तित होकर पाली भाषा हुई, पाली से प्राकृत, अप्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट के बाद प्राचीन हिंदी हुआ, प्राचीन हिंदी से आधुनिक हिंदी। अब आता है हिंदी में प्रमुख बोलियों का सम्मिलन, यानी हिंदी में प्रमुख सम्मिलित बोलियां। हिंदी गद्य में सम्मिलित प्रमुख बोलियां।
हिंदी गद्य में सम्मिलित प्रमुख बोलियां। आप लोग जानते हैं कि भाषा शास्त्रियों के अनुसार हिंदी में सम्मिलित प्रमुख 8 बोलियां हैं, जिसमें पहला है ब्रजभाषा। दूसरा कन्नौजी। तीसरा है हरियाणवी। ब्रजभाषा, कन्नौजी, हरियाणवी। उसके बाद आता है आपका बुंदेली। यहाँ 5वां यहाँ लिखा, यहाँ है बघेली। यहाँ 6वां है, बुंदेली हो गया, बघेली हो गया, अवधी। 7वां है छत्तीसगढ़ी। 8वां है खड़ी बोली। आप लोग जानते होंगे मथुरा, दिल्ली और मेरठ। कौन कौन? मथुरा है, दिल्ली है और मेरठ के आसपास जो भाषाएं बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? खड़ी बोली कहते हैं। यही खड़ी बोली आगे चल करके हिंदी गद्य में परिवर्तित हो गई। लेकिन हिंदी गद्य में सम्मिलित जो प्रमुख बोलियां हैं उनमें है ब्रजभाषा, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी और खड़ी बोली। इसके साथ साथ आप लोग ये भी जान लें, इस भाषा को प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ और भी बोलियां थीं, जिसमें राजस्थानी का प्रमुख स्थान है, भोजपुरी का प्रमुख स्थान है और मैथिली का भी प्रमुख स्थान है। इसके साथ साथ पहाड़ी हिंदी का भी प्रमुख स्थान है। इन 4 बोलियां भी, इस 8 बोलियों के बाद ये 4 बोलियां कौन कौन? राजस्थानी, भोजपुरी और मैथिली और पहाड़ी, ये भी हिंदी भाषा में अपना प्रमुख स्थान रखती हैं। अब आता है हिंदी गद्य का विकास। क्या आता है? हिंदी गद्य का विकास, अर्थात प्राचीन से आधुनिक रूप में हिंदी कैसे विकसित होकर आज हमारे सामने विद्यमान है। सर्वप्रथम आप देखेंगे तो 10वीं शताब्दी में हिंदी का मूल रूप राजस्थानी भाषा में मिलता है। फिर आप 14वीं शताब्दी में देखेंगे तो ब्रज भाषा में भी हिंदी गद्य के स्वरूप दिखाई देते हैं। इसके बाद आप 16वीं शताब्दी में आएंगे। 16वीं शताब्दी में अकबर के दरबारी कवि गंग थे। अकबर के दरबारी यानी कवि गंग, अकबर के दरबारी जो कवि गंग थे, उनके द्वारा निर्मित पहला गद्य मिलता है छंद वर्ण की महिमा। छंद वर्ण की महिमा, ये कवि गंग द्वारा मिलता है, जो अकबर के दरबारी कवि थे।
उसके बाद 17वीं शताब्दी में आप देखेंगे, 17वीं शताब्दी के बाद 18वीं शताब्दी में राम प्रसाद निरंजनी, इनका था भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ। इसके बाद राम प्रसाद निरंजनी के बाद आप लोग 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आइए तो देखेंगे सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल का जो रचना है उसका नाम है सुख सागर। उसके बाद लल्लू लाल की रचना देखेंगे, इनका है प्रेम सागर। इनके बाद इंसा, अल्लाह खां, इनका है रानी केतकी की कहानी। इनके बाद आता है सदल मिश्र। सदल मिश्र का है नासिको तोपख्यान। 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन लेखकों का नाम आप लोग देखेंगे। इसमें है कौन? कविगंग तो अकबर के दरबारी थे 16वीं शताब्दी के। बाद में आपको देखेंगे राम प्रसाद निरंजनी का भाषा योग वशिष्ठ, मुंशी सदा सुखलाल का सुख सागर, उसके बाद लल्लू लाल का देखेंगे प्रेम सागर, उसके बाद इंसा अल्लाह खां का देखेंगे रानी केतकी की कहानी, उसके बाद सदल मिश्र का देखेंगे नासिको तोपख्यान। इसके बाद आप लोग 19वीं शताब्दी के मध्य और उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी के मध्य तथा उत्तरार्ध में जो दो राजाओं का भी नाम प्रमुख का रूप से लिया जाता है, जिसमें पहले राजा हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनका समय काल रहा है 1823 से 1895 ईस्वी है। दूसरे राजा जो हैं राजा लक्ष्मण सिंह, इनका समय है 1826 से 1896 ईस्वी। फिर इसके बाद एक और है, उनको भी लिख दे रहे हैं, भी समझा दे रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र
इनका समय काल है 1850 से 1885 ईस्वी। हाँ, ये जो 18वीं 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, इसमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इन्होंने हिंदी गद्य को लिखते लिखते उर्दू और फारसी भाषाओं का प्रयोग करते, यानी उर्दू और फारसी भाषाओं का अधिक प्रयोग किया, और तथा फारसी भाषाओं और उर्दू का मिश्रित रूप दिखाई देता है। दूसरा मिलता है राजा लक्ष्मण सिंह भी हिंदी को लिखते लिखते संस्कृत के कठिन शब्दों का प्रयोग प्रारंभ कर दिए, अर्थात राजा लक्ष्मण सिंह के गद्य में ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत के शब्दों का प्रयोग मिलता है। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, भारत के क्षितिज पर इनकी उदय होते हैं। इन्होंने अपने प्रखर बुद्धि से हिंदी गद्य को एक प्रमुख स्थान दिया, जो आज के रूप में आधुनिक हिंदी के रूप में हम लोग के सामने दिखाई पड़ती है। यही आधुनिक हिंदी जो हम गद्य के रूप में पढ़ते हैं। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ।